नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य और मैं हूं आपके साथ दीपाली अग्रवाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किताब इश्क बगावत के बारे में, जिसे लिखा है रितेश रजवाड़ा ने। रितेश कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार भी हैं। छात्र राजनीति में इनकी आवाज़ मुखर रहती है। साथ ही इश्क की नज़में लिखते हैं और मोहब्बत के शेर कहते हैं। इसी पर इनकी ये किताब है इश्क बगावत, जिसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में रितेश मौजूद हैं। रितेश, पहली किताब है आपकी, बहुत बहुत बधाई के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि छात्र राजनीति में तो बहुत सारे जो भी तमाम आंदोलन रहे हैं, आपने क्रांतिकारी नारे खूब लगाए हैं, मंचों पर से अपनी कविताएं पढ़ी हैं, मुशायरे अटेंड किए हैं। पहली बार सब कुछ छपके, जो मोहब्बत और इश्क के किस्से हैं वो छपके लोगों के सामने आ रहे हैं पहली किताब के रूप में, कैसा महसूस हुआ? पता ना दीपाली, मैं पिता नहीं मैं पिता नहीं हूँ, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जब किसी माँ बाप को, किसी पेरेंट्स को उसका बच्चा होना होता होगा और वो सोचता होगा उसके रंग के बारे में, उसके रूप के बारे में, उसके गुण के बारे में, तो जो उसके मन में कौतुक पैदा होता होगा, कौतूहल पैदा होता होगा, वैसे ही उल्लास महसूस कर पा रहा हूँ अपने मन के भीतर। बहुत अच्छा सा, बहुत अलग सा, बहुत फ्रेश फीलिंग है। मतलब नहीं थी पहले किसी और चीज़ के पहले। बहुत अलग लग रहा है, बहुत ज़्यादा अलग। मुशायरे पढ़ते हुए तो कभी ऐसी फीलिंग आई? नहीं, मुशायरों में क्या होता है ना कि आप कभी सम्मेलनों में गए हो, आप गीत गा रहे हो, तुरंत से आपको रिएक्शन मिल रहा है, बहुत तालियां मिल रही हैं, बहुत सारी सेल्फीज हो रही हैं, तो वो तो कह सकते हो कि हो सकता है दूसरी किताब आए तो मुझे ये अनुभव ना मिले। जैसे पहले प्रेम का होना होता है ना, जो पहले 18 महीने गुजरते हैं प्रेम के, जिसमें सब कुछ उड़ता हुआ लगता है, सब कुछ फ्लरिश लगता है, कि लगता है सब आसान है, सब हो जाएगा, इससे बेहतर तो ज़िंदगी ही नहीं हो सकती, वैसा महसूस हो रहा है इसके साथ। अच्छा, इसका जो शीर्षक है इश्क बगावत, तो इश्क तो ठीक है, ये बगावत किससे है? मुझे लगता है ना कि प्रेम से बड़ी क्रांति और प्रेमी से बड़ा क्रांतिकारी संभव नहीं है। इसको दो तीन तरीके से देख सकते हो। एक तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि इसमें वैसी भी नज़में हैं जो कॉलेज कैंपसों में गाई जा सकती हैं, आंदोलनों में खूब गाई गई हैं, खूब बजाई गई हैं, खूब सुनाई जाती हैं लोगों को। और जैसी कविताएं पिछले एक डेढ़ दशक से तो नहीं लिख रहा है कोई आंदोलन की नज़में, जैसी कभी शाहिर लिखते थे, जैसे फैज़ साहब लिखते थे या हबीब जालिब साहब लिखते थे, वैसी नज़में नहीं हैं। तो इसमें वो नज़में हैं। दूसरी बात जो मैंने पहली बात कही कि प्रेम से बड़ी क्रांति और प्रेमी से बड़ा क्रांतिकारी, तो हर आशिक के भीतर ना एक बगावत होता है, एक बागी होता है। जो एक 16-17 साल का लड़का जब हाई स्कूल पास करके इंटर में जाता है पहली बार, तो उसके भीतर ना एक क्रांति होती है। वो पहले बार प्रेम में पड़ता है, या उसको अपना पिता खलनायक लगने लगता है, उसको अपने बड़े भाई की बातें चुभती हैं, उसको लगता है कि यार आकाश इतना बड़ा है और मैं क्यों नहीं उड़ सकता, मेरे पर छोटे हैं पर उसको लगता है कि कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सब नया है, नया हौसला होता है, नई फ्रेश एनर्जी होती है उसकी। ये कहानी ना, ये किताब ना उस लड़के की है, 16-17 साल के लड़के की, जो उम्र के इस पड़ाव तक एक यात्रा में रहता है और उसके जीवन के तमाम अनुभव हैं, छोटे 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 छोटे, जो टुकड़ों टुकड़ों में कविताओं की शक्ल में इसमें। बिल्कुल, मैंने कुछ कविताएं इनफैक्ट इसमें से पढ़ी भी थी और मेरे को लगता है कि बेईमानी है कि हम किताब के बारे में बात कर रहे हैं और इंटरव्यू का शुरुआती दौर है और हम कुछ नज़में इस वक्त ना सुने आपसे। तो इस किताब में से अगर कुछ सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं अपने नज़्म के लिए कहा है, मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आपको। मेरे जीवन की पहली नज़्म है और वही खुल गई है। आँखों से वाबस्ता सपने टूटे क्यों, आँखों से वाबस्ता सपने टूटे क्यों, चलते चलते हाथ हमारे छूटे क्यों। सब कहते हैं तुमने हमको छोड़ दिया, सबके कहने से हम आखिर रूठे क्यों। कौन है जो सांसों में चुभता रहता है, कौन है जो आँखों से छलका है मेरी, कौन है जो सीने पे लद कर बैठा है, कौन है जो धड़कन में जलता है मेरी। अभी तुम्हारी छुअन तो बिल्कुल ताज़ा है, अभी तुम्हारी खुशबू हमसे आती है, अभी तुम्हारी बात हमारे होठों तक आते आते शर्माती रुक जाती है। अभी तो अम्मा कल ही हमसे पूछी थी, और सुनाओ उसका हाल मिला था क्या। यार हमारे चुटकी लेकर कहते हैं, पूछो उनसे कोई और गिला था क्या। जाने क्यों नाराज़ हैं हमसे ये रातें, कंबल तकिया बिस्तर हमसे रूठे क्यों। आँखों से वाबस्ता सपने टूटे क्यों, चलते चलते हाथ हमारे छूटे क्यों। तो ये मेरे जीवन की पहली नज़्म है, लिटरली पहली नज़्म है। इसमें शीर्षक में भी मैंने शायद यही लिखा है कि मेरे जीवन की पहली नज़्म, हाँ शायद ज़िंदगी की पहली नज़्म। तो बहुत अच्छा रहा कि यही खुली। कैसे ये पूरा सिलसिला नज़्मों का शुरू हुआ छात्र राजनीति के बाद से?
पता है ना, जो मेरा निर्माण हुआ था मेरे परिवार में, मैंने बहुत बार ये बात कही है कि अम्मा के हाथ से खाना खाते वो सुनाती थी कि प्रिय इस धरा सी हमारी रहो तुम, प्रिय इस गगन सा तुम्हारा रहूँगा, हमारे जलद की, हाँ लिखा, हमारे जलद की रहो सुख तटी तुम, तुम्हारे जलद का किनारा रहूँगा। दादा साहब के पास उस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो मेरा निर्माण ना उसी तरह की प्रक्रिया में शुरू हुआ, उसी तरह से। जब आपका निर्माण ऐसे तरीके से होता है ना, तो सबकॉन्शियसली आपके मन में शायद चीज़ें होती हैं, या ईश्वर मुझसे लिखवाना चाहता था। तो जब वो बागी बना लड़का 16-17 साल बाद, जब हर कोई बनता ही बनता है, तो जो उसका एक्सप्रेशन होता है ना, कुछ गुस्से में होता है, कुछ और चीज़ों में होता है, हम ऐसे लोगों का लिख के होता है, हम ऐसे लोगों का बोल के होता है। तो लिखना तो तभी शुरू हो गया था। सुल्तानपुर से आपकी जो यात्रा है सुल्तानपुर से शुरू हुई है, उसके बाद बॉम्बे तक आप पहुंचे, आपने कई फिल्मों, और मैं चाहता हूँ कि सुल्तानपुर पे ही ख़त्म भी हो। जी, शुभकामनाएं उसके लिए। लेकिन बॉम्बे तक भी आपकी यात्रा पहुंची, तो बहुत सारे जो आपके साथी हैं इंस्पायर भी होते होंगे, कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि हमारी भी वो यात्रा हो या उतने मुकाम तक हम पहुंच पाए। सुल्तानपुर से मुंबई कैसे पहुंचे आप? मेरे शहर के ही मनोज भैया थे, मनोज मुंतशिर शुक्ला हैं अभी, उस समय उनको आईफा मिला था और उनका एक शो था। तब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में खूब बिजी था, खूब नुक्कड़ सभा करता था, खूब बोलने के लिए मशहूर था, लड़ने के लिए मशहूर था साहित्य से। और मैं सच बात बताऊं कि उसके पीछे के 7-8 साल मैंने कोई फिल्म भी नहीं देखी थी थिएटर में। मैं इतना ज़्यादा मशगूल था, किताबें पढ़ता था। किताबें इसलिए पढ़ता था कि मेरी कोशिश ये रहती थी कि उस समय एक ही विषय को लेकर अगर मैं 4 नुक्कड़ सभा कर रहा हूँ तो एक ही कंटेंट को 4 अलग अलग रेफरेंसेस को बोल सकूँ, एक ही भाषण 4 जगह ना देना पड़े। उसी दरमियान दीपक भैया भाषण देते थे। हाँ, दीपक भैया थे, तो उन तक मेरी आवाज़ पहुँची होगी। उन्होंने कहा कि यार ऐसा ऐसा है और ये फलां आ रहे हैं, इनका शो एंकर कर दो। तो मुझे लगा कि मैं कैसे करूँगा, पर मैंने किया और उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा जो तुम बोलते हो लिखता कौन है? मैंने कहा लिख के कौन बोलता है, मतलब 4 घंटे का लगभग शो था। तो उन्हें लगा कि मुझे बोलना चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, तुम्हें एंकरिंग करनी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, पर मैं व्यस्त था। फिर उन्होंने मेरा फेसबुक फॉलो करना शुरू किया। तो उन्होंने एक बार मुझे बुलाया और कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, तुम्हें फिल्में लिखनी चाहिए। तो इस तरह से वो यात्रा शुरू हुई। फिर बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग के लिए उन्होंने अचानक से, मुझे नहीं पता था, वो 2-3 साल से मुझे बुला रहे थे, मैं नहीं जा पा रहा था। तो उन्होंने अचानक से एक दिन मंच पे, सुल्तानपुर में कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि इस बार बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग आ रही नेटफ्लिक्स सीरीज़, उसमें सुल्तानपुर से 2 नाम होंगे। तो मेरे लिए भी बड़ा अचानक था वो। तो जो शेर व शायरी का आपका सफ़र है, गीत का सफ़र है, इसने आपके भीतर का नेता छीन लिया है क्या? नहीं, अ स्टूडेंट लीडर ऑलवेज अ स्टूडेंट लीडर, वो हमेशा रहेगा। और ज़रूरी नहीं है आप, नेतृत्व क्या है, नेतृत्व ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं कुर्ता पहन के। आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ आप लीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अपनी मनोभावना को, अपने भीतर के चिंतन को, अपनी चेतना को मार तो नहीं दे रहे हैं। जिसका जिंदा है ना वही नेता है, वो अपने क्षेत्र का नेता है। तो मैं जहाँ कर रहा हूँ बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत पवित्रता के साथ कर रहा हूँ। हाँ, संघर्ष करना मेरी पहली पसंद है। इसमें कुछ नज़्में हैं, खैर संघर्ष तो मुझे लगता है आपका चलता रहेगा अगर वो भीतर वो नेता जिंदा है तो। इसमें कुछ नज़्में हैं, मैंने शुरू में कुछ पढ़ी थी, कुछ कविताएं पढ़ी थी। तो इश्क मोहब्बत की तो है किताब का, खैर नाम भी इश्क बगावत है। तो कुछ कविताएं पढ़ के ऐसा लगा जैसे कि टूटे हुए दिल की आवाज़ है। और अक्सर लोग खैर सवाल भी पूछते हैं कि आपको लगता है कि शायर बनने के लिए आपका दिल टूटा होना ज़रूरी है? आपको भी लगता है कि दिल टूटा होना ज़रूरी है तभी आप एक अच्छी शायरी कर पाएंगे? मैं तो टूटा होने से ही बना। वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा ज्ञान। इतना बड़े लोग ने कहा, इतने बड़े लोगों ने ये बात कही है, तो मैं उस बात को झुठला तो नहीं सकता। टूटने के बाद ही बनता है, और टूटने के बाद ही एनर्जी पैदा होती है, टूटने के बाद ही आप अपने इमोशन को कह पाते हो, आप में एक अतिरिक्त भाव उत्पन्न होता है। हालांकि बाद में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं आपके सवाल में, जब कमर्शियल राइटिंग में आप आते हो ना, जब आपको किसी फिल्म के गाने लिखने हैं, तब आपको उस कैरेक्टर की टूटन को महसूस करना पड़ता है या उसकी खुशी को महसूस करना पड़ता है, तब जाके लिखना पड़ता है। तो इस बात से कतई इनकार नहीं है कि टूटन नहीं थी या नहीं है। तो कुछ कविताएं सुनाइए जो आपने दिल टूटने के बाद लिखी है। एक तो बहुत वायरल थी कि अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था, हमें लगता है उनका दिल नहीं था, मोहब्बत में वो लड़का हमसे जीता जो कल तक रेस में शामिल नहीं था। मुझे लगता है सबके साथ यही होगा। फिर आपका तरन्नुम भी बहुत अच्छा है, तो कुछ गाकर भी सुना सकते हैं। पता है दीपाली, जब ना आप किसी यात्रा से गुजर रहे होते हो और कोई पीछे छूट जाता है, जिसके जीवन में संपूर्ण विजय जिसके कदमों में ले आकर रख देने की ख्वाहिश होती है आपकी, हम ना हारे हुए लोग हैं, नकारे हुए लोग हैं। मैं निजी तौर पे अपनी बात करूँ ना, तो मैं फेल हुआ शुरुआती परीक्षाओं में, पिताजी नहीं रहे,
मेरे जीवन में 2 महत्वपूर्ण लोग ऐसे थे जिनको मैंने सर्वाधिक प्रेम किया। एक मेरा भाई उसमें था मृदुल तिवारी, वो नहीं रहा एक समय के बाद। और मैंने बताया कि जिसके पाँव में सब कुछ लाकर रख देने की ख्वाहिश थी ना, वो भी छोड़ के चला गया। जिसके पास हारने के लिए कुछ नहीं बचता ना, वो सिर्फ जीतता है। वो मेरी आखिरी हार थी। लेकिन इसके बावजूद जब आप किसी भी बड़े मंच पे हो, दुनिया में कहीं बोल रहे हो, मैं कई बार सोचता हूँ ना कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बन जाओ, आपको वो व्यक्ति नहीं मिलता। एक गीत उसका एक बंद का मैं वो सुना देता हूँ। सब कुछ पाकर थोड़ा सा कुछ कम भी रहता है, सब कुछ पाकर थोड़ा सा कुछ कम भी रहता है। इन खुशियों में एक तुम्हारा गम भी रहता है, इन खुशियों में एक तुम्हारा गम भी रहता है। खामोशी को छम छम करते जब मिलने आती थी, खामोशी को छम छम करते जब मिलने आती थी, माथा चूम लिया करती सीने से लग जाती थी, माथा चूम लिया करती सीने से लग जाती थी। तुम तो नहीं हो फिर भी क्यों आँखों में ख्वाब तुम्हारे हैं, सारी दुनिया जीतने वाले अब भी खुद से हारे हैं। हंसती आँखों में दुख का मौसम भी रहता है, इन खुशियों में तुम्हारा गम भी रहता है। बहुत सुंदर। थैंक यू। इसके अलावा ना जब बहुत सारा कुछ कहने के लिए होता है ना इमोशन में, तो कई बार शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। सिर्फ 2 ही शब्दों में बात करके बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू। कितना फील कर पा रहे हो आप उसको नहीं बता। ये तो मुझे लगता है कि आप खुद उस यात्रा में रहते हो एक साहित्यकार की तरह। मुझे लगता है कि ना कि आदमी जितना सोच ले वैसा अगर लिख ले तो उसकी कृति सबसे खूबसूरत हो सकती है, क्योंकि जो मन आपका बना सकता है, जो मन आपका पेंट कर सकता है ना, वो आप नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। और कई बार ना मन और मनुष्य के बीच की जो दूरी है ना, उसको आप जितना कम कर लो, जितना साध लो। क्या था, भगवान राम हो, गांधी हो, विवेकानंद हो, इन्होंने ना उस यात्रा को काफी हद तक चलकर उस दूरी को कम कर लिया है, मन और मनुष्यता के बीच की दूरी को कम कर लिया है। इसलिए वो यहाँ है। और इनफैक्ट आज ही मैंने सुबह इस पर शेयर भी पोस्ट किया था, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है ना कि वही दूरी बढ़ती जा रही है। आप अपने आप को जो प्रिटेंड कर रहे हो आप नहीं हो। मैं अक्सर कहता हूँ ना यार, मेरा मानना है ना कि प्रकृति, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, प्रकृति अपने निर्माण के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करती है। अगर उसने जैसा बना के जिस रोल के लिए आपको भेजा, अगर आप उसमें बदमाशी करते हो ना, तो आपको बहुत बड़ा डिजास्टर झेलना पड़ता है। मैनिपुलेशन कहते हैं, जहाँ लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिल्मों में आप लिख रहे हैं और अभी नज़्मों की और कविताओं की किताब आई है, तो खैर हालांकि थोड़ा सा आपने बताया अभी कि आप जज्बाती तौर पे, जब आप बहुत जज्बाती हो रहे हो तो आप इस तरह की नज़में लिखते हो या गज़लें कहते हो। तो फिल्मों में लिखना इन नज़मों से कितना अलग है? क्योंकि फिल्मों में आपको एक सिचुएशन दी जा रही है जहाँ पर आपको उन भावनाओं को लिखना है, तो वो कितना अलग है? आपके गाने भी आए हैं। देखिए, मेरा मानना है ना कि आपकी नज़में किससे बनी है? कंटेंट से, आपके हृदय से। गाने किससे लिखोगे? कंटेंट से, आपके हृदय से। जो लोग ये कहते हैं कि दोनों बहुत अलग है, मेरा मानना है कि दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि सोने का आप कड़ा बना लो कि सोने का हार बना लो। नहीं, वहाँ अंतर जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि फिल्मों में आपको सिचुएशन दी जा रही है, सिचुएशन वो आपकी सिचुएशन है नहीं। हाँ, आपको दी जा रही है। लेकिन जब आप नज़्में या गज़लें कह रहे हो तो आपकी सिचुएशन है, आउट ऑफ दैट आप वो लिख रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके प्लेटर में तो 100 चीज़ें हैं ना। ठीक है कि आपको सिचुएशन दी, आपको क्या सिचुएशन दी जाएगी? सारी सिचुएशन शाश्वत है। आपको ये बताया जाए ना कि आपकी प्रेमिका आपको छोड़ के चली गई, नायक की प्रेमिका नायक को छोड़ के जा रही है। जिसकी प्रेमिका नहीं छोड़ के गई है, हाँ, नहीं तो फिर उसके लिए हैप्पी सॉन्ग होगा ना। तो वो आपको बताया जाएगा कि प्रेमिका पहली बार मिलने आ रही है, तो उसके लिए भी तो नज़में लिखी है ना आपने। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपने भाव को उस भाव से कनेक्ट करा लेना ही आपकी एक्सपर्टीज कह सकते हैं कि ट्रेड सीक्रेट है, और जो वो करा लेता है वही सुपर हिट राइटर है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है शायद।
ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि अगर भाव से आप उस भाव से कितना बेहतर कनेक्ट कर हाँ पा रहे हैं, हाँ मिल पा रहे हैं, हाँ, आप उस नायक को कितना अपने भीतर महसूस, एज अ डायलॉग राइटर और एज अ लिरिसिस्ट इस बात को मैं खूब मानता हूँ। जब एज अ डायलॉग राइटर मैं बैठता हूँ ना, तो इस फिल्म में 4 कैरेक्टर्स हैं और चारों कैरेक्टर्स मुझे ही लिखने हैं। मुझे दीपाली का भी कैरेक्टर लिखना है, मुझे रितेश का भी लिखना है, मुझे फलां का भी लिखना है, मुझे संतोष का भी लिखना है। हाँ, तो मुझे इसीलिए तो सबकी बैक ऑफ स्टोरी लिखी जाती है, वो कहीं नहीं आती फिल्म में, कहीं नहीं होती कि रघु का घर फलां गांव में है और इनके इस फूस की ये है, तो उससे उनका कैरेक्टर डिजाइन होता है। अच्छा, राइटर के लिए खास तौर पर। हाँ, तो उस कैरेक्टर के साथ खड़े होकर आपको बात करनी होती है या गाने लिखने होते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं, अपनी यात्रा करते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए एक पाथ तय है कि मैं इस रास्ते से चलकर आया और यहाँ तक पहुँचा। लेकिन कई बार जब आपको इस मुकाम पर देखते हुए बाकी के लोग इंस्पायर होते हैं या आपको जानना चाहते हैं कि भाई वहाँ तक कैसे पहुँचे या हम कैसे पहुँचे, तो मुझे लगता है कि हम इंटरव्यूज़ जब हम करते हैं, इस तरह की बातचीत करते हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी बात करनी चाहिए, निकालना चाहिए, ताकि जो लोग अभी नए हैं, लिख रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, ओपन माइक्स में जा रहे हैं, स्पोकन पोएट्री प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, उनको कुछ हेल्प मिल सके। आपके साथ भी बहुत सारे सुल्तानपुर जगह से आप बॉम्बे तक पहुँचे हैं, आपने मंचों का सफ़र तय किया है, तो उन लोगों के लिए आप कैसे एक इंस्पिरेशन देंगे कि वो क्या रास्ते अपनाएं जहाँ से वो इस जगह पर पहुँच सकते हैं? पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप खूब पढ़ें, जो मुझे कहा गया था, मैं कोई अलग बात नहीं कह रहा हूँ, खूब पढ़ें, इतना पढ़ें कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या लिखा जा चुका है, कैसा लिखा जाना चाहिए और कैसे मानवीय संवेदनाओं को उठा सकते हैं आप, कैसे सामाजिक ऑब्जर्वेशन आपका बेहतर हो सकता है। ये सिर्फ पढ़ने से हो सकता है। पहला काम तो आप पढ़िए। दूसरी बात आपने कही कि गीत कैसे लिखे जाए और ये यात्रा, मैं एक बहुत ट्रेड सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, शायद मुझसे पहले किसी ने चर्चा नहीं करी होगी इस विषय पर। आप अगर गाने लिखना चाहते हैं फिल्मों में, तो जो पुराने गाने रिलीज हो गए हैं ना, आप उन गानों को सुनिए, उसका थॉट समझ लीजिए कि ये दुख का वियोग का गाना है या प्रेम गीत है, जो भी उस थॉट है, सिचुएशन है, उसी सिचुएशन को उठाकर अपनी भाषा में अगर आप लिखते तो कैसे लिखते। देखिए, इंडस्ट्री का रूल साफ है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम पहले आपके पास ट्यून आ जाती है और ट्यून पर आपको उनकी बताई हुई सिचुएशन पर लिखना होता है, जो थोड़ा टफ है, क्राफ्ट है, पर क्राफ्ट सीखा जा सकता है। असली माल क्या है? असली माल आपका पढ़ना है, गोल्ड है, जो आप पढ़ के इकट्ठा कर लेते हो, जो आपका इंटेलेक्ट है, जो आपका टैलेंट है। तो क्राफ्ट सीखा जा सकता है। मैं यही कहूंगा कि आप किसी भी पुराने गाने को उठाइए और उस पर सिंक आउट ऑफ सिंक ना हो, सिंक के साथ लिखना शुरू करिए, वो अभ्यास शुरू करिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये मैं ट्रेड सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, अपना मैंने ऐसे ही सीखा था। इसके साथ ही एक सवाल और आया मेरे दिमाग में कि ठीक है, वो लोग जो अपनी प्रैक्टिस करेंगे और उस मुकाम तक पहुँचेंगे, लेकिन लिखने के साथ एक चीज़ जुड़ जाती है कि आपको बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। आप अपनी भावनाओं के साथ कैसे महत्वाकांक्षी हो सकते हैं? तो आपको लगता है कि ये बात जो कही जा रही है कि नहीं, जब आप लिख रहे हो, आप लेखक हो, तो आप महत्वाकांक्षी ना हो, तो ये ठीक है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? अरे यार, आप लेखक को ना अलग दुनिया का, अलग प्लेनेट का क्यों मान लेते हो? उसके भीतर भी आवेग उठते होंगे, उसके मनोभावनाओं में भी तमाम चीजें, जैसे दुख के अनुभव, सुख के अनुभव, प्रेम की अनुभूति उसी तरह होते होंगे। उसको भी इश्क यहीं गुदगुदा के होता है, उसका भी जब दिल टूटता है ना, तो यहीं चोक होता है। तो उसको आप अलग प्लेनेट का मत समझो। और क्यों नहीं महत्वाकांक्षी होना चाहिए? महत्वाकांक्षी अगर व्यक्ति नहीं होगा ना, तो अपनी यात्रा के लिए प्रयास नहीं करेगा। उसे होना भी चाहिए और उसे करना भी चाहिए, उसे अचीव करना चाहिए, जो दुनिया में कोई भी कर सकता है। मेरे मामा जी ने एक बात बहुत पहले ये बात कही थी कि इस दुनिया में जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो उसने कर लिया है, एटलीस्ट तुम भी वो वहां तक तो कर ही सकते हो, क्योंकि 2 हाथ पांव वाले व्यक्ति नहीं वो किया है। तो बिल्कुल महत्वाकांक्षी होइए और महत्वाकांक्षा पालिए, उसके अनुरूप आप अपनी गति को भी धार दीजिए, अपने कर्मों पर भी काम करिए, थोड़ा मेहनत भी करिए। अच्छा, कई साहित्यिक सम्मेलनों में मैंने ये परिचर्चा सुनी है कि जो साहित्यकार हैं वो अपनी कला के लिए वो पैसे न मांगे, और इस पर एक बहुत लंबी बहस भी हुई थी कि हम कई बार उदाहरण भी देते हैं कई कवियों के, लेखकों के, कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप फुल टाइम लेखक हैं, आपकी जो रोजी रोटी है वो इसी से चल रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लेखक है उनसे उम्मीद करी जाती है कि ठीक है, आप लेखन कर रहे हो, लेकिन फुल टाइम शायद आपको जो एक जॉब दे सकती है या बाकी प्रोफेशन दे सकते हैं, उतना पैसा आपको लेखन से नहीं मिलेगा। आप इसको किस तरह देखते हैं? और जिससे कि जो लोग लिखना ही चाह रहे हैं सिर्फ, या जिनको सिर्फ यही चीज़ आती है, सच्चे लेखक हैं, खालिश लेखक, तो उनका दिल ना टूटे और उनको एक इंस्पिरेशन मिले कि नहीं, इससे भी कमाई कर सकते हैं और इसमें भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपके आखिरी सेंटेंस में इसका जवाब है, मनी इज बेस्ट मोटिवेशन।
अगर आपको पैसा नहीं मिलता है ना तो आपका काम में मन नहीं लगता है। पहली चीज़ पैसा, अगर ईश्वर आपका काम बिकने लायक बना दे तो आप खूब दबा के पैसा मांगिए। और लेखक क्यों गरीबी में मर जाए भाई? लेखक कहाँ है? अच्छा, ये फैंटेसी क्यों पाल ली गई है कि लेखक है तो लंबा कुर्ता होगा, बड़ा सा झोला होगा और ऐसे ही चलेगा? क्यों? रिक्शे से उतरेगा। इनफैक्ट कल एक साहब ने मुझे कहा, बड़ा नाम है वो, और एक बहुत बड़े अतिथि एक जगह आए थे, उनको देख कर कहा कि यार फकीर तो ऐसे ही होना चाहिए कि शराब के नशे में डूबा हो, सिगरेट पीता। मैंने कहा गलत है ये ठीक बात नहीं है। आप क्या उदाहरण दे रहे हो? आपको फॉलो करने वाले लड़के यही करने लगे कि अच्छा बड़ा आदमी और अच्छा शायर बनने के लिए तो शराब और सिगरेट जरूरी। कतई जरूरी नहीं है। फालतू की फैंटेसीज मत पालिए, पढ़िए लिखिए, अपना परिवार देखिए और खूब कमाइए, इसमें कोई खराब बात नहीं। ये गलत धारणा है। और ये वो लोग कह रहे हैं ना जिनको या तो पैसा मिलता नहीं है और या तो फिर इस तरह के आयोजक होंगे जो सारा माल अपनी जेब में डालना चाहते होंगे। मैं बहुत खुल के ये बात कह रहा हूँ। उंगलियों दिन गिनो वो आएंगे। खैर वैसे आपने मुझे कई बार सुनाया भी, अगर ये सुनाएंगे तो मैं कुछ और सुनाता हूँ। एक मेरी पसंद की नज़्म है। इसके बाद फिर ये भी सुनेंगे? हाँ, मैं सुनाता हूँ। होठ पर होठ धरे 15-16 साल के हम। ये कोई 15-16-17 साल का लड़का अपने ऊपर महसूस करता है, मैं उस हिसाब से सुना रहा हूँ। ऐसे ही सुनिएगा। होठ पे होठ धरे 15-16 साल के हम, ना समझ उम्र मोहब्बत का वज़न और ये हम, गुड़ में घोले हुए हसास से मीठे की तरह, कच्ची मेड़ों पे हरी दूब के गुच्छे की तरह, आज से उतरी हुई खीर की खुशबू की तरह, पहली बिछड़न में ढले प्यार के आंसू की तरह, कमसिनी आई थी वो सुबह सी नहलाई हुई, आंख में नींद सी और जिस्म में कुमलाई हुई, दो नए रंग से एक रंग बनाने का भरम, थोड़े से ख्वाब लिए, थोड़ी सी वो, थोड़े से हम नएपन में ज़रा भी नहीं समझे कि हमें एक होने के लिए ज़ख्म उठाने होंगे, जी का मिलना भी गुनाह होगा ज़माने के लिए, ख्वाब जो सींचे थे वो ख्वाब जलाने होंगे, वो लड़ी खूब लड़ी, सबसे लड़ी रूठ गई, एक हद तक थी वो मजबूत मगर टूट गई, माँ के आंसू ने मिटा डाली इबारत सारी, एक झटके में गिरा डाली इमारत सारी, वो लड़ी खूब लड़ी, सबसे लड़ी रूठ गई, एक हद तक थी वो मजबूत मगर टूट गई, माँ के आंसू ने मिटा डाली इबारत सारी, एक झटके में गिरा डाली इमारत सारी, मैं कहाँ जाऊँ मुझे होश नहीं है कुछ भी, जानता हूँ कि तेरा दोष नहीं है कुछ भी, पर चला जाता हूँ तो खुश रहे आबाद रहे, ऐ मेरी दोस्त मगर इतना तुझे याद रहे, भूल जाएंगे सभी दर्द पुराने वाले, इतना रोएंगे मेरे बाज ज़माने वाले, इन हवाओं का बदन सूख के मर जाएगा, है मेरे बाद कहाँ खुशबू बनाने वाले। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर नज़्म है। बहुत धन्यवाद। और इसके बाद उंगलियों दिन गिनो वो आएंगे। ये किस पेज पर है ये? 57। अच्छा, अरे वाह। ये इसका ना नहीं गा के तो नहीं, इसको कंपोज किया गया, इसका गाना ईश्वर ने चाहा तो आएगा। मैं इसको ऐसे ही पढ़ देता हूँ कि रंग उतरे हैं आसमानों से और अब कितना आजमाएंगे, हो चला है यकीन आँखों को, उंगलियों दिन गिनो वो आएंगे, सारा मौसम हरा हरा होगा, नींद आँखों में नहीं आएगी, जिस्म टूटेगा उनकी बाहों में, आरज़ू खुल के कसमस आएगी, फूल बाजू में तोले जाएंगे, उंगलियों दिन गिनो वो आएंगे, चांद के पर चुरा के लाऊंगी, सारे जेवर चुरा के लाऊंगी, जिनसे महकेगा बदन प्रियतम का, ऐसी खुशबू नहा के आऊँगी, पाँव घुंघरू ये छनछनाएंगे, सात सुर कहकहा लगाएंगे, उंगलियों दिन गिनो वो आएंगे, ये नगर झिलमिलाएगा उस दिन, प्रेम दीपक जलाएगा उस दिन, रास्ते फूल फूल महकेंगे, रूप गंगा नहाएगा उस दिन, आंखें ड्योढ़ी पे टांग रखी हैं और कितना वो आजमाएंगे, उंगलियों दिन गिनो वो आएंगे। हालांकि ये बात झूठ है। इसी उम्मीद पे कायम है दुनिया। एक नज़्म मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, अरे क्या बात है। बस हिम्मत कर चलते रहना, गीत है ये। हाँ। जब पाँव तुम्हारे रुक जाएं, आंखों में आंसू चुप जाएं, मंजिल की सारी उम्मीदें दिल आग बने और फुक जाएं, संग्राम अगर हारे भी तो सेना साधन वारे भी तो, तुम मन को छोटा मत करना, बस हिम्मत कर चलते रहना। जब कहने वाले कहते हो, सब घाव पोर से बहते हो, हर ओर निराशा छाई हो, असफलता हो तन्हाई हो, सारा सब कुछ बर्बाद रहे, बस पीड़ा ही आबाद रहे, दुनिया तुमको समझाएगी, चलते पथ से भटकाएगी, फिर भी अपने मन की करना,
जिद करते थे करते रहना, तुम हिम्मत कर चलते रहना। आराम नहीं अपना आसन, लड़ना ही है जय का साधन, पर हिम्मत रखना यार मेरे, लहरों से ना पतवार डरे। तूफान का रास्ता मोड़ेंगे, मौजों की बाह मरोड़ेंगे, सूरज का माथा चूमेंगे, हम भी मस्ती में झूमेंगे। संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, एक नाम तुम्हारा लेकर के जिद का परचम लहराएंगी। एक दिन तो वो भी आएगा जब सारे गम धुल जाएंगे, ये निंदा करने वाले ही तब जय जयकार लगाएंगे। ये पीड़ा ताज बनेगी तब, ये जख्म लिखेंगे तहरीरें, रणधीर भले मर जाता है जिंदा रहती हैं शमशीरें। इस जीत हार की उलझन से आगे बढ़ना बढ़ते रहना, बस हिम्मत कर चलते रहना। अगर आप इसको गाकर सुनना चाहें तो एक दो बार मैं आखिरी बंद सुना देता हूँ। हाँ। तूफान का रास्ता मोड़ेंगे, मौजों की बाह मरोड़ेंगे, सूरज का माथा चूमेंगे, हम भी मस्ती में झूमेंगे। संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, एक नाम तुम्हारा लेकर के जिद का परचम लहराएंगी। एक दिन तो वो भी आएगा जब सारे गम धुल जाएंगे, ये निंदा करने वाले ही तब जय जयकार लगाएंगे। ये पीड़ा ताज बनेगी तब, ये जख्म लिखेंगे तहरीरें, रणधीर भले मर जाते हैं जिंदा रहती है शमशीरें। इस हार जीत की उलझन से आगे बढ़ना बढ़ते रहना, तुम हिम्मत कर चलते रहना, बस हिम्मत कर चलते रहना। बहुत सुंदर है, मैं इसको नहीं गा पाती ऐसा। खैर, तो इस किताब के बारे में हम बात कर रहे थे। इश्क बगावत इस किताब का नाम है जो रितेश रजवाड़ा ने लिखी है। और आखिर में एक सवाल मेरा बस यही है कि इनकलाबी नज़में तो आपने कई सारी इसमें लिखी हुई हैं, प्रेम कविताएं भी लिखी हैं मोहब्बत की, तो मोहब्बत करने वालों के लिए ख़ास तौर पे आप कुछ अगर संदेश देना चाहें? मोहब्बत करने वालों के संदेश से पहले अगर आपका मन हो ना, तो दो नज़में ऐसी हैं जो मैंने कहीं नहीं पढ़ी, अचानक से मुझे आई कि मुझे पढ़ देनी चाहिए। पहले तो मैं एक नज़्म तहत में पढ़ूंगा, और ये संदेश है उन नए लड़कों को। मैंने सोचा, मैंने सोचा ना यार कि पहला व्यक्ति कौन रहा होगा जिसने मोहब्बत पे अपनी नस काट ली होगी। ये नज़्म वहाँ से है कि नसें काटने का हुनर किसने बोया, नसें काटने का हुनर किसने बोया, ये किसने लगाई थी पहली वो फांसी, वो था कौन जिसने मोहब्बत में मर के बदन को नदी में यूं ही रख दिया था। वो सुकरात से भी बड़ा दार्शनिक है, मगर इश्क में कोई दर्शन चलेगा, चलो उसको ढूंढे, चलो पाँव पड़ ले, जहर वाले प्याले को रख के किनारे, अगर तुम लड़े होते दुनिया से तो हम मोहब्बत में मरने से लड़ने को सच कहते, पर तुम तो हंसते हुए मर गए हो, न जाने हजारों की छाती पे कैसे ये मरने की आदत को रख कर गए हो। ये आदत छुड़ाओ, चलो फिर से आओ, चले आओ मोहन, बदल दो वो नक्शे कदम अपने फिर से, लिखो अपनी राधे को अपने बदन पे, मिटा दो न मिलने की सारी नज़ीरें, कि तुम तो खुदा हो, तुम्हें कौन रोके, ये तुम बेवफा बन के क्यों घूमते हो। चले आओ मोहन, ये आदत छुड़ाओ, चलो फिर से आओ। सुनो सुनो रोमियो जूलियट मजनू तुम, सुनो सस्सियों पुन्नुओं हीर रांझों, सुनो सोनियों माही वालों, सुनो सब, सुनो इस ज़माने के शीरी फरादों, कई 100 बरस तुमने काटी है चुप्पी, मगर अब उठो मुट्ठियाँ भींच लो तुम, उठा लो तड़पती दहकती मशालें, यूँ मत रोते बैठो, करो सरकशी अब, बनो तुम बगावत की जिंदा मिसालें, कि नस्लें कभी तुम पे अफसोस करके मोहब्बत को अपनी फना ना करें। अब सभी को मिले इश्क उनका मुबारक, चलो मिल के ऐसी नज़ीरें गढ़े अब, चलो इनकलाबों के परचम बनो तुम, चलो दम भरो तुम, चलो सर उठाओ, चलो फिर से आओ, चलो फिर से आओ, चलो फिर से आओ। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि जो आपने नज़्म सुनाई है ना, ये इश्क बगावत इस शीर्षक को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रही है। क्योंकि मेरा मानना है, हार मत मान लो यार, लड़ो। अगर आपका पार्टनर आपके साथ है ना यार, वही साथ दे दे तो दुनिया पलट दे आदमी, वो बड़ी बात नहीं। अगर साथ है तो लड़ो लड़ो। जाते जाते एक नज़्म और ये नज़्म ना मुझे बहुत पसंद है जो मैं नज़्म सुनाने जा रहा हूँ, और मैंने कहीं नहीं पढ़ी है, और पता नहीं आज मैं कैसा पढ़ पाऊंगा। बहुत मुझे लगता है सालों बाद, शायद 7-8 महीने बाद तो मैं पढ़ रहा हूँगा। हाँ।
घिर के आएंगी जहां भी खौफ की परछाइयां, दर्द की खामोशियां और जुल्म की वीरानियां। जब कहीं पर धर्म से उन्माद जोड़े जाएंगे, आम इंसानों के हक बूटों से रौंदे जाएंगे। जब चुनिंदा ही घरों में रोशनी दे आफताब, बढ़ के आएंगे जियाले वक्त को देने जवाब। हाँ, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब। जब कहीं पर बैन होंगी इश्क की आजादियां, बोलते होठों पे लिख दी जाएंगी खामोशियां। एक लब्यों के अंगूठे काटे जाएंगे जहां, और डर डर के रहेंगी अपने घर में बेटियां। ख्वाहिशों को कैद करके छीने जाएंगे जो ख्वाब, तख्त के रुतबे दिखाकर रौंदे जाएंगे जो ख्वाब। बढ़ के आएंगे जियाले वक्त को देने जवाब। हाँ, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब। जब से बांटे सरहदों ने चांद तारे आफताब, आप भी साथ देना लास्ट में। जब से बांटे सरहदों ने चांद तारे आफताब, एक ही धुन है जहन में, एक ही है अपना ख्वाब। गंगा यमुना के बगल में ही बहे रावी चनाब, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब, इनकलाबो 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 इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत 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 धन्यवाद रितेश। और उम्मीद है कि आपका ये लफ्ज़ का, आपका जो शब्दों का सफ़र है वो बहुत आगे तक जाए, आगे तक पहुँचे, लोगों को इसी तरह प्रेरणा देता रहे और आप इसी तरह और कई किताबें लिखते रहें और इसकी बातें करते रहें। बहुत धन्यवाद दीपाली कि आपने इस किताब को पढ़ा और इसे रिव्यू के लायक या इस लायक समझा कि इस पर चर्चा की जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरे सुनने वालों से, पढ़ने वालों से निवेदन है कि प्लीज़ किताब तक जाएं, पढ़ें। अच्छी लगती है तो भी बताएं, आलोचना में अगर कुछ कहना है तो भी बताएं, बात पहुँचती रहनी चाहिए। इतना कह के बस एक बात कहूँगा आखिर में कि जब तक कहीं भी जुल्म है और हमको याद है, तब तक हमारा इनकलाब जिंदाबाद है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश। और हमारे साथ आज मौजूद थे स्टूडियो में रितेश रजवाड़ा, जिनकी किताब पर हम बात कर रहे थे। आप देख रहे थे हमारा उजाला काव्य और मैं हूं दीपाली। धन्यवाद।